मेरी हालत देखकर कोई ये नहीं सोच सकता था कि मैं उस आदमी का इकलौता लड़का हूँ जिसका लाखों का कारोबार है और जो भविष्य का करोड़पति है। मेरे पास 2 जोड़े कपड़े से ज्यादा नहीं थे। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सुबह एक चाय और 2 टोस्ट खाकर स्कूल जाना और अब्बा का दिया हुआ 2 रुपया वापस लाना मेरा रोज का काम था। अगर किसी दिन मैं उनके दिए हुए 2 रुपए खर्च कर देता तो फिर दोपहर की रोटी नहीं मिलती थी। कहा जाता कि 2 रुपए के चने लेकर खा चुके हो तो तुम्हें दोपहर की रोटी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने चूंकि 2 रुपए फजूल खर्च कर दिए, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हारी दोपहर की रोटी गायब की जाती है। तुम्हें दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। अगर तुमने कल भी यही हरकत की तो फिर दोपहर के साथ रात का खाना भी गायब हो जाएगा। मैं कहता, लेकिन वो 2 रुपए तो मुझे स्कूल में खर्च करने के लिए ही दिए गए थे। उस पर मेरा अब्बा कहता, ठीक है, 2 रुपए तुम्हें खर्च करने के लिए दिए गए थे लेकिन फजूल खर्ची के लिए नहीं थे। तुम नहीं जानते पैसा कितने मुश्किल से कमाया जाता है। जब तुम खुद कमाने लगोगे तो तुम्हें 2 रुपए की कीमत का अंदाजा होगा। मैं अब्बा को लाख समझाने की कोशिश करता कि मैंने 2 रुपए फालतू खर्च नहीं किए, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो मौसी से कहते, इसे रात का खाना भी मुझसे पूछे बगैर बिल्कुल नहीं देना, और तुमने कहा था कि इसका कुर्ता कंधे पर से फट गया है, उसे सीने की कोशिश करो, क्योंकि इसका कपड़ा अभी नहीं बन सकता। पूरे 2 महीने बाकी है अभी इसके कपड़े बनने में। ये कमबख्त एक जोड़ा 1 साल भी नहीं पहन सकता, 8-10 महीने में ही फाड़ देता है। मेरी मोटी भद्दी और काली मौसी कहती, मैंने कुर्ता सी दिया है। अब्बा ने पूछा, मशीन से तो नहीं सिया? मौसी ने कहा, जी नहीं, वो मुझसे चलती नहीं, हाथ से ही सी दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, इसकी औकात ही हाथ से सिले कपड़े पहनने की है। 2 कुर्ते, 2 पजामे, एक चप्पल और एक रुमाल मुझे पूरे साल के लिए दिए जाते थे। उससे ज्यादा एक कपड़ा भी मुझे बनाकर नहीं देते थे। मेरे पास कोर्स की किताबें नहीं होती थी, इसलिए मैं होमवर्क करके स्कूल नहीं जाता, जिसकी वजह से रोज ही मेरी पिटाई होती थी। एक दिन मैंने अपने टीचर से कहा, सर मेरे पास कोर्स की किताब नहीं है और अब्बा कोर्स की किताबें खरीद कर नहीं देते। आप उनके नाम एक पर्चा लिख कर दें। टीचर का लिखा हुआ पर्चा जब मेरे अब्बा ने देखा तो उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने हुक्म दिया, उठक बैठक लगा। जब तक मैं मना नहीं करूं रुकना नहीं, वरना तेरी खाल उतार दूंगा। अब तूने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया है। मैंने तुझे कहा था न कि पुरानी किताबें खरीद ले, बहुत से बच्चे पुरानी किताबें बेचते हैं। मैंने कहा, वो तो ठीक है अब्बा, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ थे? इस पर अब्बा ने कहा, मैं जो तुझे रोज 2 रुपए देता हूँ वो कहाँ जाते हैं? तुझे मालूम है 2 रुपए रोज के हिसाब से साल भर में कितने जमा हो सकते हैं? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों तक रहा है? जल्दी से उठक बैठक लगा। मरता क्या ना करता, मैंने उठना बैठना शुरू कर दिया। अब्बा ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वो मेरे सांसों की आवाज तो सुन सकते थे, लेकिन उन्हें मेरी खराब होती हुई हालत का अंदाजा बगैर देखे नहीं हो सकता था। उन्हें अपनी तरफ दिखाने के लिए कोई हरकत करना और गलत हो जाता, इसलिए मैं गिरने तक उठक बैठक करता रहा। अब्बा के इस रवैये को टीचर तक पहुंचाने की मुझमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए दूसरे दिन होमवर्क न करने की सजा तो मैंने बर्दाश्त की, लेकिन टीचर को ये नहीं बताया कि आपके पर्चे की वजह से मुझे बहुत भयानक सजा भुगतनी पड़ी। बहरहाल मेरे टीचर ने ये समझ लिया कि मैं खुद काहिल हूँ, वरना मेरे पास किताबें तो है। उसके बाद टीचर का रवैया मेरे साथ और भी सख्त हो गया था। मैं क्योंकि मार खाने और सजा भुगतने का आदी था, इसलिए टीचरों की सजा मुझ पर ज्यादा असर नहीं करती थी। मुझ पर अगर कोई मेहरबान था तो वो सिर्फ मौसी थी। जब अब्बा घर पर नहीं होते थे वो बहुत प्यार से पेश आती। खाने पीने की हर चीज उन्हें नापतोल कर मिलती थी, इसलिए वो खिलाने पिलाने के सिलसिले में कोई मेहरबानी नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे अब्बा उन्हें जो थोड़ी बहुत तनख्वाह देते थे वो उसका ज्यादा हिस्सा मुझ पर खर्च कर दिया करती थी। उनकी सिर्फ एक लड़की थी और वो अपने घर बार की हो गई थी, इसलिए उन्हें इसकी ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो मेरे पैदा होने से चंद महीने पहले जब मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उनकी देखभाल के लिए अब्बा उन्हें बुला लाए और फिर वो हमारे घर की होकर रह गई। उनका नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन पूरा गांव उन्हें मौसी कहता था, इसलिए वो मेरे अब्बा की भी मौसी थी और मेरी भी। ये बात मुझे भी मालूम थी कि मौसी रिश्ते में मेरे अब्बा की बहन भी लगती थी, लेकिन रिश्ता बहुत दूर का था, इसलिए उसका जिक्र कम ही होता। फिर मेरे अब्बा उन्हें बहन नहीं नौकरानी समझते थे, इसलिए उनके और मौसी के रिश्ते के बारे में जानने वाले भी जबान बंद ही रखते थे।
मौसी मेरे अब्बा से उम्र में बड़ी थी, लेकिन अब्बा उनका बड़ापन मानते नहीं थे। मेरी माँ का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मेरी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी। अब्बा का सुलूक मेरी माँ के साथ भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। उन्हें भी वो बीवी से ज्यादा नौकरानी समझते थे। उन पर गांव के किसी घर में जाने या किसी औरत से बात करने पर पाबंदी थी। साल में एक बार वो अपने मायके अब्बा के साथ जाती और उनके साथ ही वापस आती थी। फिर जब मेरे नाना का इंतकाल हो गया तो ये सिलसिला भी बंद हो गया। नानी के इंतकाल के बाद तो मेरी अम्मा का इंतकाल भी हो गया। मेरे लिए तो माँ और मौसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। माँ भी मेरे साथ वही सुलूक करती थी जो अब्बा चाहते थे, और मौसी भी अब्बा के हुक्म के आगे नहीं जाती थी। इसलिए मेरे हिस्से में ना माँ की मोहब्बत आई और ना बाप की शफकत। मैं मोहब्बत और शफकत के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये सिर्फ दो शब्द है। 14-15 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते मेरे अंदर अब्बा से बगावत करने का ख्याल पुख्ता हो गया। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बगावत किस तरह की जाए। हमारा घर बहुत बड़ा था। उस बड़े मकान में 2 कमरे ऐसे थे जहां जाने और बैठने पर कोई पाबंदी नहीं थी। उन 2 कमरों में से एक बैठक का काम देता था और दूसरे कमरे में मौसी और मैं सोते थे। अब्बा के कमरे में जाना तो अलग बात है, उसमें झांकना भी जुर्म था। बाकी के 5 कमरे हमेशा बंद रहते, उन पर लगे हुए बड़े बड़े तालों की चाबियां अब्बा के पास होती थी। वो जब चाहते ताले खोलकर अंदर जाते। जिस वक्त वो उन कमरों में से किसी एक में जाते तो उस तरफ जाने की किसी को इजाजत नहीं होती। इसलिए मेरा ख्याल था कि उन 5 कमरों में माल ही माल है। ये अलग बात है कि उस माल को देखने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। अब्बा से बगावत का ख्याल जब पुख्ता हुआ तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि उन 5 कमरों में से किसी एक में दाखिल होकर उसमें से कुछ चुराया जाए। गांव का हर आदमी मुझे हाजी बशीर की इकलौती औलाद की हैसियत से जानता तो था, लेकिन मुझसे बात बहुत कम लोग करते थे। मैं खुद भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उनकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी होती या रहम, और ये दोनों ही मुझे पसंद नहीं थी। घर में अब्बा के हाथों उठाई जाने वाली जिल्लत के बावजूद मैं खुद को गांव के रईस की औलाद ही समझता था। इसलिए मेरी नज़र में गांव के गरीब किसान, खेत मजदूर, लोहार, नाई और धोबी हकीर ही थे। इसलिए मैं भी अपने अब्बा की तरह उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। जहाँ तक छोटे बड़े जमींदारों का ताल्लुक था तो वो ना मुझे इज्जत की नज़र से देखते थे और ना ही मैं उनका सामना करता था। उनकी औलादें भी मुझसे दूर दूर रहती और मैं भी उनसे अलग अलग ही रहता। ये हकीकत थी कि अगर मैं अब्बा के कमरे से कोई चीज चुरा भी लेता तो इसे किसके हाथों बेचता। इस मसले पर गौर करते हुए मुझे बहुत दिन गुजर गए। इस अरसे में मैं ये भी जायजा लेता रहा कि माल वाले कमरों में से वो कौन सा कमरा है जिसमें आसानी से दाखिल हुआ जा सकता है। उन कमरों में दाखिल होने के लिए ताले की चाबी जरूरी थी और चाबी का मिलना नामुमकिन हद तक मुश्किल था। अगर गांव में कोई चाबी बनाने वाला होता तो मैं उसे अब्बा की गैर मौजूदगी में घर लाता और उसे ताला दिखाकर चाबी बनवा लेता, लेकिन गांव में ऐसा कोई कारीगर नहीं था। उन्हीं दिनों जब मैं कमरे में दाखिल होने और माल चुराकर बेचने पर गौर कर रहा था तो साबिर से मेरी मुलाकात हुई। साबिर मुझे अपने स्कूल के करीब ही मिल गया। मैं उसे देखकर रास्ता काट ही रहा था कि उसने मुझे रईस की औलाद कहकर आवाज दी। मैं जानता था कि वो मेरा मजाक उड़ाएगा, अब्बा को कत्ल करने और उसकी दौलत पर कब्जा करने का मशवरा देगा। इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। साबिर था तो छोटा जमींदार, लेकिन गांव में उसकी शोहरत बहुत थी। कहा जाता था कि वो बहुत होशियार है, मशवरे भी बहुत अच्छे देता है। गांव के जमींदार ही नहीं, मेरे अब्बा भी अक्सर उससे मशवरे ले लिया करते थे। इसलिए वो गांव के हर बंदे के मसलों के साथ साथ मेरे अब्बा के कारोबार के बारे में भी बहुत कुछ जानता था। एक बात और साबिर के बारे में मशहूर थी कि वो मुफ्त मशवरा नहीं देता था। बात करने से पहले वो ये तय कर लेता था कि काम हो जाने की सूरत में वो कितनी रकम लेगा, लेकिन वो मुझे मशवरे मुफ्त ही देता था। ये अलग बात है कि मैंने उसके मशवरे पर कभी अमल नहीं किया। साबिर तेज चलते हुए मेरे करीब पहुंच गया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या बात है, इतनी दूर से क्यों जा रहा है? असल में तेरी हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। तू अब बच्चा तो नहीं रहा, जवान हो गया है। ये अलग बात है कि मैट्रिक करने में तुझे अभी 2 साल लगेंगे, लेकिन उससे क्या होता है? जवानी किसी लड़के के मैट्रिक पास करने का इंतजार नहीं करती, वो तो अपने वक्त पर आ जाती है। मैंने चलते चलते रुक कर पूछा, क्या काम है तुझे मुझसे?
तू जानता है मैं तेरे किसी मशवरे पर अमल नहीं करूंगा, इसलिए अब मुझे कोई मशवरा देने की कोशिश मत करना। साबिर ने कहा, मैं आज तुझे मशवरा देने नहीं आया, बहुत गौर करने के बाद एक तरकीब समझ में आई है और अब मैं उस पर अमल करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, तो कर ले अमल, मुझसे क्यों कह रहा है? साबिर ने कहा, तेरे बगैर उस तरकीब पर अमल नहीं हो सकता। अगर तू हाँ करे तो मैं उस तरकीब पर अमल कर सकता हूँ। अगर तू हाँ करता है तो मैं तुझे अभी 100 रुपए दे दूंगा। मैंने पूछा, तू मुझे 100 रुपए क्यों देगा? साबिर ने कहा, इसलिए कि मेरे पास तेरे हजारों रुपए रखे हैं, बस तू उन्हें वसूल करने की हामी भर, मैं तुझे जरूरत के हिसाब से देता रहूंगा। मैंने पहले तो उसे हैरत से देखा और फिर पूछा, मेरे हजारों रुपए तेरे पास कहाँ से आए? साबिर ने कहा, ये सवाल मत कर, तू ये जानता है कि इस गांव में कोई ऐसा बंदा नहीं जो तेरे अब्बा का कर्जदार ना हो। इस गांव के बड़े जमींदार भी फसल पर देने का वादा करके तेरे बाप से कर्ज लेते हैं और तेरा बाप 1000 के 1200 वसूल करता है। मैं भी तेरे बाप का कर्जदार ही रहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तू उनके कर्ज की रकम मुझे अदा करेगा और फिर उनसे कहकर मुझे जूते खिलाएगा। मैं तुझे कर्ज दूंगा, लेकिन तुझे मुझे वापस करने की अभी जरूरत नहीं है। मेरा कर्ज उस वक्त वापस करना जब तेरे पास तेरे बाप की सारी दौलत आ जाएगी। मैंने कहा, मेरे बाप की दौलत मेरे पास कभी नहीं आएगी। साबिर ने कहा, जरूर आएगी, तेरा बाप बशीर अब बीमार रहने लगा है और मेरा ख्याल है बहुत जल्द अपनी दौलत को छोड़ जाएगा। उसके मरने के बाद तो सब कुछ तेरा हो जाएगा, बस फिर तू मुझसे ली हुई रकम वापस कर देना। साबिर की बात मेरी समझ में आ गई। मैंने सोचा, 150 अगर मैं बाप के मरने तक साबिर से लेता रहूं तो बस 4-6 हजार का कर्जदार हो जाऊंगा और इतनी रकम तो अब्बा की दौलत में से आसानी से अदा कर दूंगा। साबिर ने कहा, ये कर्ज तेरे और मेरे बीच होगा, इसलिए तेरे बाप को इसका पता नहीं चलेगा और ना ही मैं उससे कभी वापस मांगूंगा, चाहे वो और 10-20 साल जिंदा ही क्यों न रहे। ये मेरा वादा है, मर्दों वाला वादा। मैंने कहा, तुम पर यकीन करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन मैं यकीन कर लेता हूँ। अगर तुमने वादा खिलाफी करके अब्बा से शिकायत भी की तो वो ज्यादा से ज्यादा मेरी पिटाई करेगा। ठीक है, लाओ, मुझे इस वक्त 20 रुपए दे दो। साबिर ने कहा, अबे सिर्फ 20 रुपए? तू भी अपने बाप से कम नहीं है। मेरा ख्याल है तू भी 20 रुपए में पूरा महीना गुजार देगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, 5 रुपया रोज भी खर्च करूंगा तो 4 दिन गुजर जाएंगे। साबिर ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है पैसे खर्च करने का तरीका भी तुझे बताना और सिखाना पड़ेगा। फिर उसने जेब से बहुत सारे नोट निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, ये सारी रकम इस गांव में सिर्फ 1 घंटे में खर्च हो जाएगी, बस खर्च करने वाला चाहिए। तू मुझे शाम 7 बजे मिल में ये रकम तेरे सामने खर्च करके दिखाऊंगा। अगर तू भी मेरी तरह खर्च करना चाहे तो फिर मुझसे मांग लेना, मैं तुझे इतनी ही रकम दूंगा। अब तू घर जा, शाम 7 बजे गांव के बस स्टैंड पर आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। मैंने उससे वापसी के बारे में पूछा तो उसने बताया, उसकी तू फिक्र मत कर, तेरा अब्बा तो आज घर पर नहीं है, सुना है 3-4 दिन के लिए शहर गया हुआ है। शाम 7 बजे से पहले ही मैं घर से निकल आया था। मेरे ख्याल में पैसे खर्च करना भी वाकई मुश्किल काम था। गांव में ज्यादा से ज्यादा मुझ जैसा बंदा 5-7 रुपए खर्च कर सकता था, उससे ज्यादा खर्च करने की तरकीब पर मैंने कभी गौर नहीं किया था। अगर मैं अब्बा की रकम चुरा भी लेता तो उसे खर्च कहाँ करता? ये सवाल उस वक्त मेरे जहन में जमा रहा जब तक मैं बस स्टैंड नहीं पहुंच गया। साबिर बस स्टैंड के छपरा होटल में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वो मेरे पास आया और हम दोनों एक तरफ को चलने लगे। थोड़ा और चलने के बाद साबिर एक तरफ मुड़ गया। ये रास्ता हमारे गांव के उल्टी दिशा में जंगल की तरफ जाता था। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे जंगल में ले जाकर मार दे, लेकिन फिर सोचा मुझे मारने से उसे फायदा भी क्या होगा, मेरे पास तो चाराने भी नहीं है और ये बात उसे मालूम है। मैंने कुछ देर बाद उससे पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो जंगल है। उसने कहा, यहाँ जिंदगी है, पहाड़ है और नेमत ही नेमत है, जंगल ही में सब कुछ है। वहाँ तुझे अपने गांव के भी कुछ लोग मिलेंगे। मैं इस तरफ कल भी आया था। कुछ दूर और चलने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई दी। सामने ही छोटे छोटे टेंट लगे हुए थे और हर टेंट में लालटेन रोशन थी। मैं जानता था ऐसे टेंट दूसरे शहर से आने वाले भिखारी लगाते हैं। गांव से बाहर वो अपने डेरे जमाते हैं और 1-2 दिन गांव में भीख जमा करके कहीं और चले जाते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम भिखारियों के पास जाओगे? ये भिखारी नहीं है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, ये वो है जो हम जैसों को भिखारी बना देते हैं।
ये लोग हमारी मर्जी से हमें लूट लेते हैं। मैं यहाँ कल रात लुट कर गया हूँ और आज फिर लुटने के लिए आया हूँ। उस वक्त तो साबिर की बात मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब मैं उन डेरे के करीब पहुंचा तो मेरे कान में ढोलक की आवाज आई और फिर फिल्मी गाने के बोल भी सुनाई देने लगे। साबिर मुझे लेकर एक टेंट में दाखिल हो गया। अंदर कई औरतें और दो मर्द बैठे थे। साबिर और मुझे देखकर मर्द तो खड़े हो गए, लेकिन औरतें बैठी रही। मर्दों के चेहरों से खुशी फूट रही थी। उसमें से एक औरत ने कहा, आप वक्त पर आ गए, अगर थोड़ी देर हो जाती तो यहाँ कोई चिड़िया नजर नहीं आती। साबिर ने कहा, मैं अपने एक दोस्त को भी लाया हूँ, नया है और अनाड़ी है। उस औरत ने कहा, यहाँ आकर सब खिलाड़ी बन जाते हैं, ये जो लाली है इसे खिलाड़ी बना देगी। उसने एक दुबली पतली और गोरी गोरी सी औरत की तरफ इशारा करके कहा, बाकी जो आपकी पसंद हो वो आपकी हो जाएगी। साबिर ने कहा, ठीक है, लाली मेरे दोस्त के लिए और कल वाली लाडली मेरे लिए। वो जिस औरत की तरफ इशारा कर रहा था वो छोटे कद की और भरे भरे जिस्म की औरत थी। साबिर ने उसे पैसा दिया और कहा, हम जरा दूसरे डेरे में झांक आते हैं, सुना है तुम्हारे साथ कोई अच्छा गाने वाली भी है। उस आदमी ने नोट गिनकर कहा, ये तो कम है, एक नोट और दो, महंगाई बहुत हो गई है। हम भी इंसान हैं, खाते पीते और पहनते हैं, हमारा भी किराया लगता है। ट्रेन और बस वाले हमारे रिश्तेदार तो नहीं, लाली ने कहा, और फिर अनाड़ी को खिलाड़ी बनाने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगी और कोई नुकसान भी तो हो सकता है, अनाड़ी वहशी भी तो हो सकता है। साबिर ने कहा, हाँ, चेहरे से तो मेरा दोस्त वहशी ही लगता है, लेकिन है बहुत मासूम। मौसी भी मुझसे अक्सर कहती थी कि मेरे चेहरे से वहशत बरसती है। मैंने कई बार आईना देखकर अपने चेहरे पर वहशत तलाश करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आई। हाँ, मैंने ये महसूस जरूर किया कि मेरी नाक मोटी और भद्दी है और मेरा जिस्म भी अपनी उम्र के लड़कों से भारी और कद लंबा है। मुझे अपना रंग काला नहीं लगता, लेकिन लड़के मुझे काला वहशी कहते थे। हालांकि मैं मौसी से ज्यादा काला नहीं था। ये लड़के भी अजीब चीज होते हैं। इंसान के रंग रूप के हिसाब से नाम रखना उन्हें खूब आता है, लेकिन नाम रखते वक्त उनकी नीयत साफ नहीं होती। वो चिढ़ बनाने के लिए नाम रखते हैं। उन्हीं लड़कों ने मेरे भी कई नाम रखे थे। वो मुझे काला वहशी, काला खरगोश और गेंडा नाम से चिढ़ाते थे, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आता और मैं बात देर से समझता हूँ, इसलिए वो मुझे गधा भी कहते थे। इन नामों में मुझे सबसे बुरा नाम काला वहशी लगता था, इसलिए कि न मैं ज्यादा काला था और न ही वहशी था। गुस्सा मुझे अपने अब्बा पर भी बहुत कम आता था, जबकि वो दिन रात मुझ पर जुल्म तोड़ता रहता था। फिर भला आम लड़कों पर मुझे गुस्सा कहाँ से आएगा। मैं हर लड़के की आवाज जरूर सुनता था, लेकिन किसी को जवाब दिए बगैर अपने काम से काम रखना मेरी आदत सी बन गई थी। गांव में मेरी किसी से दोस्ती नहीं थी तो मैं किसी का दुश्मन भी नहीं था। डेरे से निकलते वक्त साबिर ने उस आदमी से धीरे धीरे कुछ कहा, मैं सुन नहीं सका था, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसने रात गुजारने के लिए अलग अलग इंतजाम करने की बात की थी, क्योंकि जब हम गाना सुनकर वापस आए तो वो आदमी जिसका नाम शेरा था मुझे एक छोटे से टेंट तक ले गया था। टेंट में जाने के बाद शेरा ने कहा, मैं लाली को भेज रहा हूँ, साबिर साथ वाले डेरे में है, इस तरफ कोई नहीं आएगा, आप बेफिक्री से रात गुजारो। मैं जवान था और गांव में अक्सर औरत और मर्द के संबंध के बारे में बहुत सारी बातें सुनता भी रहता था, इसलिए बात तो मेरी समझ में आ गई थी कि होना क्या है। लेकिन अनदेखे लम्हे गुजारने के तसव्वुर ही से मेरी हालत खराब हो रही थी। शेरा ने मेरी हालत समझते हुए कहा, आप घबराएं नहीं, लाली सब संभाल लेगी। गाने वाली को नोट देने का तरीका तो साबिर ने समझा दिया था। वो मेरे हाथ में नोट देकर समझाता रहा था कि किस तरह इशारा करूं और लड़की को नोट देते वक्त किस तरह उसका हाथ दबाना है या किस तरह आंख मारना है। मैंने आंख तो नहीं मारी और न ही कोई इशारा किया, लेकिन 2-3 बार गाने वाली का नरम नरम हाथ जरूर दबा दिया था, और जब भी मैंने उसका हाथ दबाया मेरा सारा जिस्म सनसना गया। मुझे टेंट में हैरान परेशान छोड़कर शेरा चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही लाली टेंट में दाखिल हुई। उसने कहा, बैठ जाओ साहब, क्या मारकर भागोगे। लाली ने मेरी मोटी और भद्दी नाक को चुटकी में दबाते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने कहा, मैं और सुंदर ये कैसे हो सकता है। लाली ने कहा, जिसकी जेब भरी होती है वो सुंदर ही होता है। शेरा कह रहा था, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, इतना कुछ के जिंदगी भर हम जैसे खाते रहें तब भी खत्म नहीं होगा। उसके बाद लाली ने ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिन्हें बयान करना मेरे बस की बात नहीं है।
सुबह 6 बजे मैं और साबिर गांव में दाखिल हुए। रास्ते में साबिर ने मुझसे रात के बारे में बहुत सी बातें की, लेकिन मैं खामोश रहा। जो कुछ हुआ था उसे बताने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। आखिर उसने कहा, तू भी लड़कियों की तरह शर्मा रहा है, जाने दे, मैं लाली से पूछ लूंगा। और घर जाने से पहले ये बात सुन ले कि आज तूने पूरे 900 रुपए खर्च किए हैं, और सुना है ये डेरा अभी 4-5 दिन और रहेगा। अगर आज रात भी जाना हो तो शाम मेरे घर आ जाना। मैंने कहा 900 तो बहुत होते हैं। साबिर ने कहा, अबे ऐश भी तो बहुत किया, और फिर तेरे पास से तो कुछ नहीं गया है, ये तो मैंने भरे हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही थी कि साबिर झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर मैं उससे बहस करता तो वो सारे गांव में बोलता फिरता कि मैंने गंदे काम के लिए उससे पैसे खर्च करवाए और अब बहस कर रहा हूँ। मैं साबिर से बहस किए बगैर घर में दाखिल हो गया। मेरे घर से थोड़े ही फासले पर साबिर का घर था। मौसी ने मेरी सूरत देखते ही तेज आवाज में कहा, कहाँ गया था? मैं रात भर तेरा इंतजार करती रही, अब इतना बड़ा हो गया है कि रात रात भर घर से गायब रहे। मैंने मौसी के आगे हाथ जोड़कर कहा, आहिस्ता बोल मौसी, गलती से गांव से बाहर चला गया और वापसी में रास्ता भटक गया था, फिर जंगल ही में सो गया। सुबह आंख खुली तो पता चला कि मैं गांव के करीब ही हूँ। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मौसी ने कहा, अगर बशीर को मालूम हो गया तो आफत आ जाएगी। किसी ने देखा तुझे इस वक्त घर में दाखिल होते? मैंने कहा, कोई भी रास्ते में नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा। मौसी ने कहा, अगर किसी ने भी बशीर को बता दिया कि तुम सुबह 6 बजे जंगल की तरफ से आ रहे थे तो फिर उसे जवाब देना तेरे लिए ही नहीं मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जा तू नहा ले, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैंने मौसी से कहा, जंगल में रात भर नींद नहीं आई और चलते चलते थकान भी बहुत हुई है, इसलिए मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। मौसी ने स्कूल का पूछा तो मैंने कहा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मौसी ने कहा, हाँ तुझे पढ़कर करना भी क्या है, 2 साल से तो फेल हो रहा है, इस साल और फेल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाप के जूते तो तू खाता ही रहता है। मैंने मौसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सोच यही रहा था कि अब बाप के जूते बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अगर वो मारने की कोशिश करेंगे तो मैं उनके हाथ पकड़ लूंगा। अब मैं बच्चा नहीं रहा, जवान हो गया हूँ। और लाली ने भी कहा है कि मैं ताकतवर भी बहुत हूँ। अब्बा मुझसे कमजोर है और बीमार भी रहता है, मैं उससे कह दूंगा अगर हाथ उठाओगे तो ठीक नहीं होगा, और अगर उन्होंने मुझे घर से निकालने की कोशिश की तो मैं सारे गांव को जमा कर लूंगा। फिर साबिर भी तो मेरा साथ देगा, वो गांव वालों से खुद ही कहेगा कि मेरे अब्बा का सलूक मेरे साथ क्या है। हाजी होकर अपनी औलाद पर जुल्म करना कोई अच्छी बात नहीं। यही कुछ सोचते हुए मैं नहाकर निकला और रोटी खाने के बाद अपनी चारपाई पर लेट गया, और फिर थोड़ी देर बाद ही मैं सो गया। शाम के साए जब फैलने लगे तो मैं उठा और मौसी से कहा, मैं जा रहा हूँ, अब्बा अभी तक नहीं आया, पता नहीं आज आएगा भी या नहीं। गांव का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाऊंगा, अगर मुझे देर हो जाए तो दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। मौसी कुछ कह रही थी, लेकिन मैं घर से बाहर निकल गया। मैं साबिर के घर की तरफ जा रहा था। हालांकि मैंने सोते हुए फैसला किया था कि अब साबिर से बिल्कुल नहीं मिलूंगा, वो बहुत बदमाश है। साबिर ने मुझे देखते ही कहा, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगा, तुम अकेले चले जाओ। शेरा से मिल लेना, वो तुम्हारा काम कर देगा, मैंने तुम्हारा परिचय अच्छी तरह कर दिया है। मैंने कहा, लेकिन वो पैसे भी तो मांगेगा। साबिर ने 100-100 के 5 नोट निकालकर मुझे देते हुए कहा, अगर गाना सुनने का भी मूड है तो और रख लो, वरना ये काफी है। पहले शेरा से तय कर लेना, वो जितना कहे उसे देना और बाकी अपने पास रखना। मैं ज्यादा देर साबिर के पास रुका नहीं, आधे घंटे बाद ही मैं शेरा के सामने था। शेरा ने मुझसे पूछा, लाली चलेगी या कोई और? तुम हुक्म करो। मैं उसके साथ बड़े टेंट में दाखिल हुआ। वहाँ 6-7 लड़कियां बैठी हुई थी, उनमें लाली भी थी। चंद लम्हे एक एक की सूरत देखने के बाद मैंने एक लड़की की तरफ इशारा किया, ये चलेगी। शेरा ने कहा, ये अभी नहीं है, इसके पैसे ज्यादा है। मैंने 400 शेरा की तरफ बढ़ा दिया। उसने मुझसे गाने सुनने के बारे में पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर वो मुझे लेकर छोटे टेंट में पहुंच गया। मेरे पीछे वो भी आ गई जिसे मैंने पसंद किया था। वो रात भी मैंने उस लड़की के साथ गुजारी। मेरी वापसी फिर सुबह 6 बजे हुई। मौसी बहुत गुस्से में थी। उसने गहरी नजरों से मेरा जायजा लेते हुए कहा, कल तू रास्ता भटक गया था और आज क्या हो गया था? उसने बहुत पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक उसके करीब खड़ा रहा, फिर नहाने चला गया। नहाकर बाहर आया तो चाय और टोस्ट रखे हुए थे, मैंने खाया और सो गया।
रात में मैं कुछ घंटे सो चुका था, इसलिए 3 बजे आँख खुल गई। दूसरे दिन भी मैं स्कूल नहीं गया था। मेरे जागते ही मौसी ने मुझे बहुत बातें सुनाई। मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। 4 बजे ही घर से निकल गया। साबिर के घर जाने का ये वक्त नहीं था, फिर भी मैं उसके घर पहुंच गया। वो घर पर ही था। मुझे देखते ही उसने पूछा, कैसी गुजरी रात? मैंने उसे बताया, अच्छी नहीं गुजरी, वो बहुत खराब थी जिसे मैंने पसंद किया था। साली काम कम और बातें ज्यादा करती रही और फिर मुझे सुला दिया। पता नहीं वो गोली कैसी थी, उसने ये कहकर खिला दी कि ताकत आती है इससे। उसके खाने के बाद थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी और उसने मुझे लिटा दिया। मैं लेटते ही सो गया। फिर मेरी आंख सुबह 5 बजे खुली। साबिर ने पूछा, आज क्या इरादा है? मैंने कहा, आज भी चलेंगे लेकिन लाली के साथ ही रात गुजारूंगा। साबिर ने कहा, लेकिन आज भी तेरे साथ मैं नहीं चल सकूंगा। आज शाम एक पार्टी आ रही है, उसके साथ 2-2 हाथ करने हैं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि शहर से कुछ लोग चौधरी सुल्तान के घर आ रहे हैं। रात भर जुआ होगा। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो 25-30 हजार कमा लूंगा। मैंने कहा, लेकिन सुल्तान चौधरी तो बहुत शरीफ आदमी है। साबिर ने कहा, ऐसे काम शरीफ आदमी ही करते हैं, क्योंकि पैसा शरीफों के पास ही होता है। तेरा बाप ना जुआ खेलता है और न औरतों के पास जाता है, इसलिए दौलत रखते हुए भी वो शरीफ आदमी नहीं है। सब उसे सूदखोर कहते हैं, हालांकि वो सूद पर नहीं, मुनाफे पर रकम देता है। अगर तुझे जुआ खेलना है तो तुम मेरे साथ चलना। मैंने कहा, लेकिन मुझे जुआ खेलने तो आता ही नहीं। तेरी तरफ से जुआ मैं खेलूंगा, तू बैठे देखते रहना। अगर मैं जीत गया तो सारा माल तेरा होगा। बस मैं खेलने और रकम देने के बदले जीत में से 25% वसूल कर लूंगा। तेरे नसीब अच्छे हैं, जीत तेरी जरूर होगी। इतने दौलतमंद बाप के घर पैदा हुआ है, जो तेरे बाप का है वो सब तेरा है। साबिर बात ठीक ही कह रहा था, इसलिए मैं खामोश ही रहा और कुछ देर बाद बोला, कब जाना है सुल्तान के घर? साबिर ने कहा, 9 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। अगर तू मेरे साथ चलता है तो 7 बजे घर आजा, खाना साथ ही खाएंगे और फिर सुल्तान के घर चले जाएंगे। मैंने उससे लाली का पूछा तो उसने कहा, लाली कहाँ भाग जा रही है? कल जाएंगे उसके पास। शहर से लोग रोज रोज नहीं आते, सुना है बहुत अच्छी पार्टी है वो। अगर जीत होगी तो तू मेरा कर्ज भी चुका देना और बाकी रकम मेरे पास ही जमा रखना, ताकि खुद अपनी ही रकम से ऐश कर सके। अपने गांव में भी लाली की तरह कई है, मैं तुझे उनसे भी मिलवा दूंगा। आधे घंटे बाद ही मैं अपने घर पहुंच गया। साबिर से मैंने वादा किया था कि शाम जरूर आऊंगा। वो रात मैंने चौधरी सुल्तान के घर गुजारी। रात भर जुआ होता रहा। मेरे नाम के 10,000 लेकर साबिर ने जुआ खेलना शुरू किया था। उसने मुझे समझा दिया था कि बस मैं खामोशी से बैठा जुआ देखता रहूं और अगर समझ में आ जाए तो फिर खेल भी सकता हूं। उस रात बहुत सारी बातें मेरी समझ में आ गई थी, लेकिन मैंने पत्तों को हाथ भी नहीं लगाया। मेरी तरफ से साबिर ही खेलता रहा। सुबह तक साबिर ने घर आकर 16,000 रुपए मेरे सामने रखकर कहा, मैंने अपना कमीशन काट लिया है, ये सब तुम्हारे हैं। 16,000 मेरे लिए ऐसे ही थे जैसे 16 करोड़ हो। उन्हें देखकर मैं इतना खुश हुआ कि जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। थोड़ी देर तक पैसों को देखते रहने के बाद मैंने कहा, मैं इन्हें कहाँ रखूंगा, तुम अपने पास ही रख लो। ये जो 10-10 के नोट पड़े हैं, उनमें से 100 रुपए मुझे दे दो, मैं इन्हें अपनी जेब में रखूंगा। कहते हैं 150 बंदे की जेब में होना चाहिए। मैं 100 रुपए अपनी जेब में रखकर साबिर के घर से अपने घर पहुंचा था। मौसी ने मुझ पर नजर पड़ते ही अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। इस इशारे के बाद ये समझने में मुझे देर नहीं लगी कि अब्बा रात किसी वक्त आ गया है। मैं खामोशी से उस कमरे में चला गया जहां मैं और मौसी सोते थे। मौसी ने कमरे में आकर कहा, तेरा बाप सुबह 4 बजे आया है, तेरा पूछा था। मैंने कहा, वो सो रहा है। तेरे बाप को बहुत तेज बुखार है, इसलिए वो आते ही ज्यादा बात किए बिना अपने कमरे में चला गया। शुक्र है वो इस कमरे में नहीं आया, वरना भेद खुल जाता और फिर तेरी तो तेरी, मेरी भी खैर नहीं थी। मैंने 10-10 के नोट मौसी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख ले मौसी, ये मेरी पहली कमाई है। ये मत पूछना कैसी कमाई, बस रख ले और ये समझ ले कि अब मैं कमाने लगा हूँ। मुझसे मत पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बता सकता। अब मैं सोने जा रहा हूँ और अब मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। अगर अब्बा पूछे तो उसे बता देना। मौसी थोड़ी देर तक गौर से देखती रही, फिर कमरे से निकल गई। वो पूरा दिन खैरियत से गुजरा, लेकिन शाम से कुछ पहले अब्बा मेरे कमरे में दाखिल हुआ।
उस वक्त मैं लेटा हुआ था। उसने मुझे स्कूल के बारे में पूछा। मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत हिम्मत करके जवाब दिया, स्कूल जाकर भी क्या फायदा है, लोग पढ़ने के बाद भी फेल कर देते हैं। अब्बा ने पूछा स्कूल नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा? मैंने कहा मैंने अभी सोचा नहीं है। अब्बा ने कहा अगर मैं तेरा खाना बंद कर दूं तो? मैंने जवाब दिया मुझे उसकी परवाह नहीं, भूखा मर जाऊंगा, एक दिन तो मरना है, अगर कुछ पहले मर जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? अब्बा ने कहा इतनी बातें करना तुझे किसने सिखाया है? वो मेरे चेहरे को मुसलसल तक रहा था और उसकी आंखों में हैरत ही हैरत थी। मैंने अब्बा से कहा तूने सिखाया है? बाप ही बेटे को सब सिखाता है। अब्बा ने कहा बहुत बातें करने लगा है, अगर अभी जूता उतार कर तुझे मारना शुरू कर दूं तो क्या कर लेगा? तू अब मुझे नहीं मार सकता अब्बा, मैं जवान हो गया हूँ, मैं तेरे दोनों हाथ पकड़ लूं तो छुड़ाना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब्बा ने थोड़ी देर तक मुझे घूर कर देखा और फिर बोला चल निकल, मेरी नजरों से दूर हो जा। मैंने कहा ये तू अच्छा नहीं कर रहा अब्बा, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तू बहुत पछताएगा। अब्बा ने कहा अब एक लफ्ज भी मत बोलना, बस दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद मेरा अब्बा हाथ उठा लेता और मैं इसके जवाब में कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठता, इसलिए मुनासिब यही लगा कि घर से उस वक्त निकल जाना ही ठीक है। सो मैं घर से बाहर आ गया। वो रात मैंने साबिर के साथ डेरे पर गुजारी और सुबह 10 बजे साबिर ही के घर पहुंचा। अब्बा के बारे में साबिर को मैंने बताया था। उसने कहा था मैं तेरे अब्बा से बात करूंगा। साबिर अब्बा से बात नहीं कर सका क्योंकि सुबह 10 बजे ही मुझे पुलिस उठाकर ले गई थी। चंद घंटे गांव के छोटे से थाने में रखने के बाद मुझे शहर के थाने भेज दिया गया। उस थाने में पहुंचने के बाद ही मुझे पता चला कि अब्बा ने मुझे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कराया है। मेरा अब्बा झूठ बोलता है, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने चीख चीख कर कहा मैं चोर नहीं हूँ। थानेदार ने कहा ये तेरा बाप भी कह रहा था कि चंद रोज पहले तक तू चोर नहीं था, बस हमें ये बता दे कि तूने किसके साथ मिलकर चोरी की है। सोना और जमीनों के कागजात कहाँ है? चोरी का माल तो हम तुझसे अभी बरामद कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तू अपने साथी का नाम बता। मैंने कहा ना मैंने चोरी की और ना ही मेरा कोई साथी है। थानेदार ने मुझे खाजाने वाली नजरों से देखा और फिर उसने 2 सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मुझे हवालात की तरफ धक्का दिया। आधी रात के बाद ही मुझे हवालात से निकाला गया और उस कमरे में लाया गया जहां टॉर्चर करने वाले कई औजार रखे थे। एक सिपाही ने पहले तो एक एक चीज उठाकर बताया कि ये क्या करती है और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। उसमें मिर्ची भी थी और भी बहुत सारे टॉर्चर करने वाले सामान थे। थानेदार ने कहा अब तू बगैर हमारे हाथ पांव हिलाए बताएगा कि हम शुरू हो जाएं। मेरे साथ कमरे में 4 सिपाही थे और सभी मजबूत और तंदुरुस्त थे। उनके कद भी मुझसे बड़े थे। ये समझ ले कि इस कमरे में गूंगे भी बोलने लगते हैं। हम तुझसे पूछ रहे हैं कि तूने माल कहाँ रखा है और तेरे साथ और कौन था? हमारा ख्याल है कि बशीर साहब के घर जो काम हुआ है वो किसी एक आदमी का नहीं है। मैंने कहा मैं बता चुका हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। सिपाही ने कहा इसका मतलब ये है कि तूने किसी चोर को अपने साथ मिलाया था, क्योंकि ताले तोड़े नहीं गए बल्कि चाबियों से खोले गए हैं। मतलब पहले चाबियां बनाई गई और चाबियां बनाने के लिए पहले उनके नमूने लिए जाते हैं। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरी बात का यकीन नहीं किया। वो लोग सुबह 4 बजे तक मुझे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करते रहे। तकलीफ बर्दाश्त करते करते मैं कई बार बेहोश भी हुआ, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की थी इसलिए इनकार ही करता रहा। आखिर सुबह सुबह पुलिस वाले मुझे उस कमरे से निकालकर हवालात में फेंक गए। दूसरे दिन सुबह 10 बजे साबिर और शेरा भी थाने लाए गए। 2 सिपाहियों ने उन्हें हवालात में धक्का देने के बाद मुझसे कहा चल गेंडे बाहर आ जा। मैंने पहले तो सिपाहियों की तरफ हैरत से देखा और फिर अपनी जगह से उठकर हवालात से बाहर आ गया। मेरे बाहर आते ही पुलिस वालों ने हवालात का गेट बंद कर दिया। साबिर ने पुलिस वालों को चिल्लाते हुए कहा जो कुछ तुम लोग हमारे साथ कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, तुम्हें बाद में अपनी हालत पर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। चोर को बाहर करके शरीफ लोगों को अंदर करना ज्यादती और नाइंसाफी है। दोनों पुलिस वालों ने कई मोटी मोटी गालियां एक साथ दी और फिर मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ही मैं थाना इंचार्ज के कमरे में था। वहां मेरा अब्बा पहले ही से कुर्सी पर बैठा हुआ था।
थानेदार ने अब्बा से कहा, ये आपका लड़का बहुत पक्का है, रात भर इसने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की लेकिन ये कबूल नहीं किया कि 2 रातें इसने डेरे वाली औरतों के साथ गुजारी है। अगर ये कबूल कर लेता कि इसने 2 रातें डेरे वालियों के साथ और 1 रात साबिर के घर गुजारी है, तो हम फौरन समझ जाते कि आपके घर में चोरी किन लोगों ने की होगी। अब आप इसे ले जाइए, आपका माल हम साबिर और शेरा से बरामद कर लेंगे। शेरा तो आदि चोर है और कई मर्तबा का सजा याफ्ता भी है। 1 घंटे बाद ही मैं थाने से घर पहुंच गया था। रास्ते में ना अब्बा ने मुझसे बात की और ना मैंने अब्बा से कुछ कहा। मेरी हालत यूं भी ठीक नहीं थी, रात भर पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा था। घर पहुंचने के बाद अब्बा मुझे अपने कमरे में ले गया। जिंदगी में पहली बार मैंने उसके कमरे में कदम रखा था। उसके कमरे में कोई खास बात नहीं थी, वहीं जरूरत का सामान रखा था जो मेरे और मौसी के कमरे में था। एक तिजोरी, एक लकड़ी की बड़ी और भारी अलमारी थी। मेरे अब्बा ने कहा, रिवाल्वर की एक गोली से अब भी मैं तुझसे पीछा छुड़ा सकता हूँ। मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, तेरी लाश मैं किसी एक कमरे में बहुत आसानी से दफन कर दूंगा। उसके हाथ में रिवाल्वर था। मैंने कहा, तू ऐसा नहीं कर सकता अब्बा, लेकिन मैं चाहूँ तो तेरे साथ ये कर सकता हूँ। तूने मेरी माँ पर और मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं। मौसी कहती है, मेरी माँ तेरे जुल्म ही का शिकार हुई है, ये हकीकत है। और तूने मुझे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करा के ये साबित कर दिया है कि तू वाकई में बहुत जालिम बाप है। अब्बा ने कहा, मैं तुझे गिरफ्तार नहीं कराता तो असल मुजरिम सामने नहीं आते। मैं ये भी जानता हूँ कि जो हरकत साबिर और शेरा ने मेरे घर में की वही तू भी करता, लेकिन तुझे मौका नहीं मिला और तू अंदर से बुज़दिल भी है। नहीं अब्बा, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैंने अब्बा के हाथ से एक ही झटके से रिवाल्वर छीनते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि अब्बा संभलता मैंने फायर कर दिया। अब्बा चीख मारकर पलंग पर गिर गया। मैंने उसकी चीख के साथ ही दूसरा फायर किया। ये देखे बगैर के अब्बा के गोली कहाँ लगी है, मैंने रिवाल्वर फेंक दिया और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन दरवाजे में तो मौसी खड़ी थी और उसके तेवर अच्छे नहीं थे। फिर मौसी ने मुझे कमरे में अब्बा की तरफ धक्का देकर दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। मैंने रिवाल्वर कभी नहीं चलाया था। रिवाल्वर के दोनों धमाकों और अब्बा की चीख ने मुझ पर पहले ही लर्जा तारी कर रखा था और फिर मौसी की शक्ल देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। अगर मैं चाहता तो बहुत आसानी से मौसी को धक्का देकर कमरे से बाहर चला जाता, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। पीछे से अब्बा ने कहा, मौसी वो रिवाल्वर उठाकर मुझे दे दो। फिर इससे पहले कि मैं कोई हरकत करता अब्बा ने रिवॉल्वर तान लिया। मैंने देखा कि गोली उसे कहीं भी नहीं लगी थी, मतलब मेरे दोनों फायर खाली ही गए थे। अब्बा ने कहा, तूने मुझे जान से मारने की कोशिश की, इस जुर्म में तुझे मैं कत्ल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तू पैदाइशी बेवकूफ़ और एहसासे कमतरी का शिकार है। यही नहीं, तू बेसब्रा भी है। तुझे मालूम है कि जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा ही है, लेकिन तुझे सब्र नहीं। फिर अब्बा ने सब कमरे, अलमारी और तिजोरी की चाबियां मेरे सामने फेंकते हुए कहा, ये चाबियां उठा ले। कमरे, अलमारी और तिजोरी में जो कुछ है वो सब तेरा है, सब अपने कब्जे में कर और ऐश करता फिर। तुझे शायद ये मालूम नहीं कि मेरे पास सिवाय भरम के कुछ भी नहीं है। मैं अब्बा की बातें गौर से सुन रहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें वर्षे में 25 एकड़ जमीन और एक मकान मिला था, जबकि उन्हें दौलत, सोना और हीरे जमा करने का शौक बचपन ही से था। उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके पास कभी इतने पैसे नहीं हुए कि वो हीरे खरीद लेते। 25 तोले सोना उन्होंने जरूर खरीद लिया था। दौलत के लिए उन्होंने सूद पर रकम भी लोगों को दी, लेकिन बजाय सूद वसूल करने के उन्हें असल भी छोड़ना पड़ा। हज से वापसी के बाद उन्होंने जिन किसानों और खेत मजदूरों को सूद पर कर्ज दिया था वो सब उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं होने दी कि पूरे गांव को ये मालूम हो जाता कि हाजी बशीर सूद पर भी रकम चलाता रहा है। गांव के जमींदारों को उन्होंने कभी कर्ज नहीं दिया था, क्योंकि जमींदार हजारों का कर्ज मांगते थे और इतना पैसा अब्बा के पास नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि हज पर जाने से 3 महीने पहले ही वो 25 तोले सोना भी एक जाली पीर सोना डबल करने के चक्कर में ले भागा था। उस फ्रॉड का जिक्र भी बदनामी के खौफ से किसी से उन्होंने नहीं किया। साबिर और शेरा के हाथ जो सोना लगा था वो जेवर की शक्ल में था। ये जेवर मेरी दादी और मेरी माँ के थे और अब्बा के मुताबिक वो 5-6 तोले से ज्यादा के नहीं थे। जमीनों के कागजात के बारे में उन्होंने बताया कि गांव के कुछ छोटे जमींदारों ने बतौर अमानत अपने कागजात उनके पास रखवाए थे। अब्बा की बात से ये बात तो मेरी समझ
मैं आ गई थी कि मेरे और गांव के दूसरे लोगों की तरह साबिर का ख्याल भी यही था कि अब्बा के पास सोने की ईंटें और बहुत रकम है। इस ख्याल से साबिर ने दो मंसूबे एक साथ बनाए थे। एक मंसूबा तो घर में चोरी करने का या कराने का था और दूसरा मंसूबा मुझे कर्जदार करके अब्बा की दौलत हथियाने का था। बस फिर साबिर ने शेरा के साथ मिलकर दोनों मंसूबे पर एक साथ अमल कर दिया। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि जब अब्बा और मैं घर में नहीं रहेंगे तो सिर्फ मौसी होगी। एक तो मौसी बूढ़ी थी, दूसरे कुछ ऊंचा भी सुनती थी। बस फिर साबिर ने मुझे लाली के साथ उलझाया। दूसरी रात भी उसे खाली ही मिली क्योंकि मैं खुद ही डेरे पर पहुंचा था और उनकी स्कीम के मुताबिक मुझे बेहोश कर दिया गया। उन 2 रातों में उन्होंने काम कर दिया। उन्होंने मेरे और मौसी के कमरे के सिवा घर का एक एक कमरा बहुत आराम से चेक किया था और उनके हाथ जेवर और जमीनों के कागजात ही लग सके। ये तो अब्बा ने मुझे बाद में बताया कि नकद रकम जो 30,000 से ज्यादा नहीं थी वो मेरे और मौसी के कमरे ही में रखी हुई थी। हमारे कमरे की एक दीवार में खाना सा बना हुआ था, उसमें किताबें रखी थी। वो रकम अब्बा उसी किताबों के बीच में ही रखता था। उन किताबों को हाथ लगाने वाला घर में कोई भी नहीं था, इसीलिए रकम महफूज रहती थी। ये सारी कहानी सुनाकर अब्बा ने रिवाल्वर सिरहाने रखते हुए कहा, अब बोल तेरा क्या इरादा है। मैंने अब्बा से कहा, मैं भी तेरी तरह सोना जमा करूंगा, पैसे कमाऊंगा। अब्बा ने कहा, नहीं तू ये काम नहीं कर सकता। मैंने तो कुछ जमा भी कर लिया था लेकिन तू बिल्कुल नहीं कर सकता। और अब मैंने समझ लिया है कि जान को मारकर सोना जमा करने की तमन्ना फजूल है, इसलिए छोड़ दूंगा। हम अपनी जायज आमदनी के मुताबिक खर्च करेंगे और तू मेरे ख्याल में शिक्षा जमा करने की कोशिश कर। शिक्षा एक ऐसी दौलत है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। अगर तू शिक्षा जमा करने पर तवज्जो देगा तो मेरा ख्याल है जमा कर लेगा। मैंने अब्बा से वादा किया कि मैं उनकी इस बात पर अमल करूंगा। 10 साल देखते देखते बीत गए। इन 10 सालों में मेरी मौसी और अब्बा दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। साबिर और शेरा 2-2 साल की सजा भुगत कर बाहर आ गए और मैंने शहर के कॉलेज से बीए करने के बाद शहर में एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। फिर मुझे एक नाइट कॉलेज में भी सर्विस मिल गई। इस कॉलेज ही के एक टीचर ने मुझ जैसे काले वहशी को पता नहीं क्यों पसंद कर लिया। इस वक्त वो मेरी बीवी ही नहीं, मेरी एक बच्चे की माँ भी है। मेरी इस सुंदर बीवी का ख्याल है कि मैं अंदर से बहुत खूबसूरत हूँ और मेरे अंग अंग से शिक्षा की खुशबू फूटती रहती है। मेरा ख्याल है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने जालिम बाप ही की वजह से हूँ। वो आखिरी वक्त में मेरे अंदर मौजूद अच्छे इंसान को जगाता नहीं तो मैं जानवर ही रहता। जब वो खुद संभला तो उसने मुझे भी संभाल दिया।